सबको हमारा सप्रेम नमस्कार। तो आई एम डॉक्टर एस के शुक्ला, एज मैडम इंट्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट लेट अस स्टार्ट, पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि जब कॉटन का एक तरीके से क्रॉप आती है तो हमारे पास जो रहता है एक रॉ कॉटन आता है और लिंट रहता है और सरकी रहती है। तो सरकी के साथ साथ में आजकल बायोमास का भी काफी ज्यादा टॉक चल रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें हमको मिलती है। जब कॉटन फाइबर आता है तो सबको मालूम है कि कॉटन को हम लोग जिनिंग फैक्ट्री में ले जाते हैं। जिनिंग फैक्ट्री से जिनिंग करने के बाद में वहां पे बेल और फाइबर और सरकी को अलग किया जाता है। फाइबर से हम लोग धागा बनाते हैं, धागा से कपड़ा बनता है। और सरकी से हमारे यहाँ ज्यादातर उपयोग हम लोग ढेप बनाने में और तेल ऑयल निकालने में करते हैं। और कपास की पराठी का उपयोग अलग अलग तरीके से होता है जिसको हम आगे वर्णन करेंगे। तो मूल संवर्धन क्यों करना चाहिए, पहले एक स्लाइड पे हम लोग देखने को प्रयास करते हैं कि अगर हम आज की डेट में देखें कि अगर हमारे पास कपास है, कपास से हम लोग फाइबर बना रहे हैं, तो फाइबर 100 किलो में, एक कुंटल में, जैसे यहाँ पे कुंटल की मार्केटिंग 100 किलो है, तो एक कुंटल कपासी में लगभग 35 केजी फाइबर मिलता है। 34-35 केजी उसका आज की डेट का जो मार्केट वैल्यूएशन है 200 रुपए कम से कम किलो रुई चल रही है। तो 400 200 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 700 हो जाएगा। तो हमारा जो स्लाइड बना हुआ था पहले का है, तो उस समय कम रेट था। तो उस समय भी देखा जाए अगर कम रेट पे भी अगर हम लोग करते हैं 35 केजी लेते हैं, तो अगर 4700 जो लास्ट ईयर रेट था उतना आता है। तो इसके बाद ये मार्केट बढ़ के हर एक जगह पे, जैसे आपका कपड़ा बना, धागा बना, फिर आप पहनने का गारमेंट बना, तो लगभग 1,000 रुपए, 1,00,000 रुपए इसकी वैल्यू हो जाती है। तो एक एक स्टेप पे वैल्यू एडिशन हो रहा है। इससे फायदा क्या हो रहा है लोगों को कि हर एक जगह पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है और हर एक जगह पे कुछ न कुछ इनकम जनरेट हो रही है। तो उसके कारण हर एक जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो जितना हमारे यहाँ वैल्यू एडिशन होगा उतना ही सब समाज को और देश को फायदा होगा। तो इसलिए आप देखेंगे चाइना क्या करता है कि उसके पास इंडिया के बराबर कपास होता है और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करता है पूरे विश्व में। और इंडिया जो है चाइना को बिगेस्ट एक्सपोर्टर है कॉटन का। तो क्या हो रहा है कि चाइना की इसलिए इकोनॉमी बढ़ती जा रही है। हमारी $3 ट्रिलियन तक ही है मुश्किल से, उनका जो है 12-13 ट्रिलियन हो गया, हमसे 4-5 गुना उनकी इकोनॉमी बढ़ गई। तो इसका यही है कि वो हर एक स्टेज पे वैल्यू एडिशन करते हैं, जबकि हम लोग उसमें उतना सबसे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। अगर देखेंगे वैल्यू एडिशन से जो फॉरेन का भी रिपोर्ट है कि अगर हम लोग अपने फाइबर का उपयोग जीन्स बनाने में करेंगे तो लगभग 12 टाइम्स वैल्यू एडिशन होगा। अगर हम लोग इसको शर्ट्स वगैरह बनाएंगे तो उससे लगभग 25-27 टाइम्स इसका वैल्यू एडिशन होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम लोग अपने कॉटन का मैनेजमेंट कैसे करें। हम लोगों ने क्या किया, एक बेचनी तो कर लिया, बेचनी करने के बाद में रेट भी मार्केट का काफी अच्छा चल रहा है। तो कॉटन की बिजनेस में ये देखना है कि भाई किसान के पास कपास आया तो कपास को इसको बेचना है, इसको मार्केट में ले जाना है कि होल्ड करना है, और मार्केट का सिनेरियो क्या है। तो उसके कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होते हैं जो किसानों को जानना चाहिए, और किसान जो एफपीओ वगैरह है उनको भी जानकारी होना चाहिए। जो कॉटन का हमारे यहाँ ट्रेड होता है उसमें दो दो चीज मुख्य रहते हैं। एक जो है कॉटन का बेल साइज क्या है और कॉटन का यूनिट क्या है। तो कॉटन का जो एक बेल रहता है उसका जो वेट रहता है 170 केजी होता है। एक बेल कॉटन बनाने के लिए लगभग 5 कुंटल या 500 केजी कपास की जरूरत होती है। उसमें 330 केजी सरकी मिलता है, बाकी फाइबर मिल गया। लेकिन जो ट्रेडिंग की जाती है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि मैं 2 बेल 4 बेल बना करके मार्केट में ट्रेडिंग कर लूंगा, तो वो ट्रेडिंग नहीं होता। जो स्पिनिंग मिल्स खरीदती हैं वो एक लॉट खरीदती हैं। एक लॉट का वैल्यू जो है, एक लॉट जो है 100 बेल के बराबर है, जिसको बनाने में 500 कुंटल कपास लगता है। और जो मार्केट
में के यूनिट मार्केटिंग यूनिट होती है, जैसे हम लोग वेजिटेबल का हम लोग मार्केटिंग करते हैं तो केजी में आता है, हम लोग जैसे दूध का व्यापार करते हैं तो लीटर में जाता है। उसी तरीके से कॉटन का अगर व्यापार करेंगे तो कैंडी में जाता है या खंडी में जाता है। कोई नहीं बोलेगा कि हम इतना बेल खरीद लिया, इतना कुंटल खरीद लिए, ये रहता है कितना कैंडी वेट आया, और कैंडी का ही रेट मार्केट में आता है। तो एक कैंडी का जो वेट रहता है 355.62 केजी या 356 केजी, यूनिक है ये, या और शायद किसी और कमोडिटी में ये यूनिट यूज नहीं होता है। और मार्केट देखने के लिए जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसमें जो देखा जाता है आइस करके है, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज है, वो यूएसए का है, उसी को हम लोग न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज भी बोलते हैं। जेडसी जो रहता है चाइना 125 सेंट्स पर पाउंड है। तो आज की डेट में मार्केट कीमत जो है 200 लगभग 5 रुपए किलो है। और अगर हम उसका बेल प्राइस देखें एमसीएक्स में, तो एमसीएक्स में जो उसका लगभग 35,000 रुपीज पर बेल चल रहा है। और आईसी इंडेक्स देखें तो भी लगभग 117 रुपीज पर पाउंड है, थोड़ा सा सस्ता है, 22 रुपए डिफरेंस है उसका। और हम लोग एमसीएक्स में देखें तो एमसीएक्स में लगभग 35,050 रुपीज पर कुंटल खल का रेट चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैं क्या बता रहा हूँ कि एक फार्मर है, एफपीओ देख सकता है कि अभी मार्केट क्या रेट है और किस रेट में बेचना हमको पुराएगा। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी, थोड़ा टेक्निकल है, मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से कैसे कॉटन के बिजनेस को समझना है। तो अगर हम देखें कि कॉटन में किस तरीके से क्या एक्सपेंडिचर होता है, क्या प्रॉफिट लॉस होता है, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बेल का कीमत कितना है आपको जानना चाहिए। वो आपको एमसीएक्स प्लेटफॉर्म, एनसीडीएक्स प्लेटफॉर्म पे मिल जाता है। आज का जो मैंने देखा 34,800 रुपीज पर बेल फॉर 170 केजी मिल रहा है। तो 170 केजी बेल बनाना है आपको, और उसका खंडी में देखेंगे तो 356 केजी हुआ। और इसको ले जाएंगे हम लोग कि कितना रॉ कॉटन लगता है, तो लगभग 10.5 कुंटल रॉ कॉटन आपको लगता है एक खंडी आपको अगर बनाना है। उसमें 34% लिंट मैंने पकड़ा है, 2% शॉर्टेज पकड़ा है, तो सरकी आपको लगभग 6.7 कुंटल आएगा। तो इसका अगर मार्केट वैल्यूएशन कैंडी में मैं कन्वर्ट कर दूं तो 72,875 हुआ। और अगर मैं ये सरकी का रेट 40 रुपीज केजी पकड़ता हूँ तो टोटल रेवेन्यू लगभग जो है 99,675 या 1 लाख के बराबर आता है। एक्सपेंडिचर इसमें 2500 रुपए लगता है, इसको टोटल जिनिंग करके बेल बना के आपको लोडिंग तक का खर्चा 2500 रुपए में हो जाता है। तो बैलेंस कितना आया आपका 97,000 हुआ। अगर इसको मैं कॉटन के भाव में कन्वर्ट कर दूं कि आज की डेट में जो कॉटन का भाव आ रहा है 9,281 रुपीज, ये जो है मार्केट का आज का सिनेरियो है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो आज मार्केट में बिक रहा है भाव, कहीं 10,000 बिक जा रहा है, कहीं 10,500 रुपए बिक रहा है, तो उसका कारण क्या है कि जो ये तो मार्केट हमने जो बताया प्लेटफॉर्म पे दिया गया है, लेकिन एक्चुअल जो मार्केट है जो चल रहा है आज की डेट में वो 220 रुपए से 221 रुपए किलो चल रहा है। इसका कारण क्या है? इसका कारण केवल यही है कि लोग मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में कॉटन का भाव प्लेटफॉर्म पे भी ऊपर जाएगा, इसलिए लोग जो एक तरीके से फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देख के कॉटन को खरीद रहे हैं। अब ये जो प्रश्न उठता है कि किसानों को क्या करना चाहिए, कॉटन को होल्ड करना चाहिए कि कॉटन को निकालना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें देखिए जब कॉटन 7,000 रुपए था तब भी हम लोग बोलते थे अच्छा रेट है निकाल दीजिए, 8,000 भी बोलते थे अच्छा रेट है, 9,000 पे भी बोलते अच्छा रेट है, 10,000 पे भी बोलते अच्छा रेट है। लेकिन इसके ऊपर रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा है। मेरा तो मानना है कि ये जो है एक टॉप मोस्ट रेट है, इसके ऊपर जाने की संभावनाएं तो लोग व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन रिस्क भी काफी बना हुआ है, डाउनवर्ड ट्रेंड काफी ज्यादा है। तो अगर किसी के पास कपास है तो इस रेट पे 10,000 रुपए कुंटल में बेच के निकलना ज्यादा अच्छा है। ये टोटल मैंने आपको बिजनेस पर्सपेक्टिव बताया। अब कॉटन का जैसे किस तरह से मैनेजमेंट करना है,
क्या उसमें देखना है कि कॉटन अगर हम रखते हैं तो उसको खराब नहीं हो, और किन किन बातों से कॉटन का आपका मार्केट में प्राइस अच्छा मिलता है, वो मैं आपको समझाता हूँ एक ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, कि कपास का जो क्वालिटी रहता है, क्वालिटी पैरामीटर रहता है या मार्केट भाव रहता है, ये उसके 4 चीजों पे मुख्य रूप से निर्भर करता है। सबसे पहला होता है कपास का जो कलर है, कलर का 30% वेटेज दिया जाता है। कपास का जो क्लीनिनेस, साफ सफाई रहती है, उसका वेटेज 23% दिया जाता है। कपास के 3 जो है टेक्निकल पैरामीटर हैं, इसमें कपास का एक माइक्रोनायर, जिससे आपको कपास का देखते हैं कितना कपास जो है हमारा वो सॉफ्ट है, वो देखने के लिए 22% देखा जाता है। कपास के जो रेशे हैं उनका जो ताकत है वो निर्भर करती है 5% आपका, और कपास का रेशे की लंबाई, जिसको स्टेपल लेंथ बोलते हैं, वो 20% डिपेंड करती है, डिसाइड करती है आपके कॉटन का क्या भाव होगा। तो टोटल देखिए तो सबसे ज्यादा कलर हो गया, और जो 3 अन्य हैं लगभग 22% के आसपास हैं। ताकत को सबसे कम दिया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि ताकत भी उतनी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर ये सारे पैरामीटर अच्छे हैं, माइक अच्छा है, साफ सफाई अच्छी है, स्टेपल अच्छा है, कलर अच्छा है, तो कपास का ताकत भी अच्छी होगी। इसलिए ताकत को ज्यादा ध्यान न दिए हुए माना जाता है, कपास ताकत अपने आप उसके अंदर है। इन चीजों के अलावा आपको कपास का जिनिंग परसेंट देखना है, उसमें मॉइस्चर परसेंट देखना है, कपास में मिक्सर तो नहीं है, कुछ चीज उसमें मिलाया तो नहीं गया है, ट्रेस कंटामिनेशन जो है, स्वच्छता है इस पे, ये सब चीजें उसमें देखी जाती है। तो मैं आपको स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा कॉटन के कलर को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है। उसमें इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वो सबसे ज्यादा कलर पसंद करता है। क्योंकि कलर 2 चीजें बताता है, एक तो आपका बता देता है कि स्टेटस क्या है, किस तरीके से आप हैं, बैकग्राउंड कैसा है। दूसरा आपका क्वालिटी दर्शा देता है। जैसे हम लोग मार्केट में जाएंगे, मार्केट में अगर कोई सब्जी हरी रहेगी तब उसको खरीदेंगे, अगर हल्की सी पीली हो गई तो नहीं खरीदेंगे। क्यों ऐसा इसलिए करते हैं कि अगर कपास ये जो हमारा सब वेजिटेबल्स हरा है एकदम, इसका मतलब फ्रेश है, वो उसके स्टोरेज ज्यादा दिन तक नहीं किया गया है, स्टोरेज में कोई हार्म नहीं है। अगर वो पीला पड़ गया इसका मतलब उसका स्टोरेज कई दिनों से है, कई दिनों से निकाल के रखा है और वो खराब होने कंडीशन में आया है, इसलिए कोई आदमी इसका भाव नहीं देगा, इसी को ज्यादा आदमी पसंद करेगा। उसी तरीके से कॉटन का है, अगर कॉटन का कलर अच्छा है, इसका मतलब कॉटन का आपका स्टोरेज अच्छा है, कॉटन में कचरा नहीं है, कॉटन को पुराना नहीं है, करंट सीजन का है, लास्ट सीजन का नहीं है, और कॉटन का जो प्रोसेसिंग हुआ है वो बराबर किया गया है, नहीं कि जिनिंग करते समय उसको किसी तरीके से खराब नहीं किया गया है। तो ये सब चीजें कॉटन का कलर बता देता है, इसलिए कॉटन के कलर को उसके मार्केटिंग में सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि हमारे इंडिया के कॉटन का कलर कैसा है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही बताने में कि जो इंडिया का हमारा कॉटन है वो कलर के मामले में पूरे विश्व में सबसे अच्छा है। कोई भी देश का ऐसा कॉटन नहीं है, मैंने कई देशों का कॉटन देखा है कि वहाँ का कॉटन 100% व्हाइट पांडरा नहीं होता। हमारे यहाँ जो आप देखेंगे 100% कॉटन सफेद है, व्हाइट कलर का है, कहीं भी आपको पीला लाल हरा नहीं दिखेगा। जबकि अमेरिका में कुछ कपास जो रहते हैं पीले कलर के होते हैं। इजिप्ट में मैं रहा हूँ 3 हफ्ते, वहां देखा हूँ बहुत सारा कॉटन हल्का सा पीले कलर का होता है। तो कॉटन में हमारा कलर सबसे अच्छा है, अब कलर को ही सबसे ज्यादा वेटेज दिया जाता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि कॉटन का भाव हमारे भारत के कपास का अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम रहता है थोड़ा से। इस बार का एक्सेप्शन है, अदरवाइज हमेशा जो है कम रहता है, लगभग 400-500 रुपए कुंटल हमारा कपास कम भाव में जाता है। तो इसका कारण यही है कि हम लोग जो इंडियन है वो मार्केटिंग में उतने अच्छे नहीं है। मार्केटिंग में फॉरेन लोग बहुत अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपनी जो अच्छाई है, ब्यूटी है, उसको लोग दर्शाते हैं,
और जो उनके अंदर खराबी है, खराबी को लोग क्या करते हैं कि पूरी तरीके से उसको दबा देते हैं। जैसे आप देखेंगे जीन्स वगैरह ये अमेरिकन प्रोडक्ट है, तो उन्होंने इस तरीके से उसका मार्केटिंग किया है, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे औरत हो, चाहे आदमी हो, सारे लोग जो है जीन्स पहनते हैं। जबकि हम लोग अपना खुद का परिधान इस तरीके से भूल करके हम लोग भी फॉरेन अटायर पहनना चालू कर दिए। इस तरीके से हमारे कॉटन का कलर बहुत अच्छा है, लेकिन कलर के बेस पे हम लोग मार्केटिंग नहीं करते हैं। हमको करने की क्या जरूरत है, कॉटन का कलर मेंटेन भी करना है और कॉटन के कलर के आधार पे हमको मार्केटिंग भी करना है। तो कॉटन का कलर मेंटेन कैसे होता है, किस तरीके से कॉटन का कलर खराब होता है, ये स्लाइड से हम समझाना चाहेंगे कि अगर कॉटन को हाई मॉइस्चर कंटेंट, नम कॉटन है, ओले कॉटन को आप स्टोरेज करके रखेंगे तो फिर क्या होगा, कॉटन का आपका क्वालिटी खराब हो जाएगी। अगर आप कॉटन को लंबे समय तक स्टोर करके रखेंगे कि भाई चलो 4 महीने 5 महीने रखते हैं और हल्का सा भी ओला है तब भी आपके कॉटन की क्वालिटी, कलर क्वालिटी डल हो जाती है, खराब हो जाती है। कपास पे अगर बच्चे खेलते हैं, कोई पैर से कुचलता है या कपास में हल्का पानी वगैरह डाला जाता है, तब क्या होगा कि आपका कपास की कलर डाउन हो जाएगा। और कपास को अगर बहुत दिनों तक आप वो नहीं करेंगे, निकालेंगे, बेचनी नहीं करेंगे, उसको फील्ड में पड़ा हुआ है, तो डस्ट वगैरह से भी कॉटन कलर खराब होता है। और एक चीज है कि कपास में अगर हम लोग अच्छा कपास और खराब कपास दोनों को मिक्स कर देंगे तो ओवरऑल कपास की कलर क्वालिटी खराब होती है। और कपास के साथ अगर कचरा हम लोग चुन लेंगे, जैसे पत्ती वगैरह ज्यादा आ जाएगी, तो उससे भी कपास की क्वालिटी, हमारी कलर क्वालिटी खराब हो जाती है। फॉरेन में कपास के कलर को काफी महत्व दिया जाता है। वहां लोग क्या करते हैं कि कलर बॉक्सेस बना लेते हैं। जैसे मैं 4 कलर बॉक्सेस दिखा रहा हूँ, ये मैं इजिप्ट गया था, वहां से फोटो खींच के लाया था। वो लोग क्या करते हैं कि इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स में नंबर रहता है, जैसे 11 नंबर यहाँ है, 61 नंबर है, 21 नंबर, 31 नंबर। उसको क्या करेंगे, अपना कपास का सैंपल उसके पास ले जाएंगे और देखेंगे कि कौन से कलर बॉक्स से मैच कर रहा है, वही वो कलर का बॉक्स नंबर ही उसको कलर असाइन कर देते हैं। जैसे आप देखेंगे इजिप्ट का कपास है, हल्का सा पीला कलर है, हमारे इंडिया कपास है देखो एकदम व्हाइट पांडरा कलर है, एकदम उनके जितने भी बॉक्सेस है उनसे अच्छा कलर है हमारा। तो कॉटन के कलर को जो निर्धारित कैसे किया जाता है, इसका तरीका है कि कपास का जो कलर रहता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक जो है कपास को देखते हैं कि इसका रिफ्लेक्टेंस इतना, व्हाइटनेस कितना है, दूसरा कपास का येलोनेस कितना है। तो कपास का जो रिफ्लेक्टेंस है वो देखा जाता है, तो उसका जो वैल्यू रहती है 45 से 82% के बीच में आती है। और कपास का जो पीलापन रहता है वो 5 to 70% के बीच में आता है। जो इंडियन कॉटन है वो नेचुरली आपका पांडरे कलर का है, तो उसका जो पीलापन है, येलोनेस है, 8 to 9% के बीच में आता है, इससे ज्यादा नहीं रहता है। और जबकि फॉरेन कॉटन है उसका येलोनेस 14 to 16% नेचुरल रहता है उनका। और जो हमारा व्हाइटनेस है, व्हाइटनेस हमारा जो है 75% के आसपास आता है। अगर हमारे कॉटन का व्हाइटनेस 75% से कम जाता है तो कॉटन मार्केट में डिस्काउंट रेट से जाता है। तो इस तरीके से आपके कॉटन का कलर डिसाइड होता है कि कलर कौन सा है, उस कलर के बेसिस पे मार्केट में आगे बढ़ता है। अगर कलर डाउन है तो उसका रेट भी कम मिलेगा। इस तरह देखेंगे अगर हम लोग एक कॉटन को हाई मॉइस्चर पे, काफी ओला कॉटन बहुत दिनों तक रखे, तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे पीला पड़ गया है, जबकि ओरिजिनल कॉटन जो है एकदम व्हाइट कलर का था। जो इंडिया में कॉटन का ग्रेड रहता है वो 4 ग्रेड में रहता है, एक सुपर है, एक एफएक्यू है, एक फेयर है, एक कौड़ी है। कई बार चर्चाएं हो गई, मुझे लगता है ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। केवल इतना ही है कि जो इस बार तो सीसीआई वगैरह मार्केट में नहीं है, नहीं तो हमेशा झगड़ा होता रहता था फार्मर का सीसीआई के साथ में कि हमारा कपास भी लीजिए। फेडरेशन भी अभी ऐसा रहता था, कपास वो बोलते थे खराब हम नहीं लेंगे, तो फेयर क्वालिटी एफएक्यू क्वालिटी ही लेते हैं। एफएक्यू में क्या होता है कि बिल्कुल भी आपका पीलापन नहीं रहता, उसमें माना जाता है कि अगर कपास में पीलापन है तो वो जो है फेयर कैटेगरी में जाएगा। जब फेयर में जाएगा तो उसको कोई भी जो गवर्नमेंट एजेंसी है परचेज नहीं करती। नेक्स्ट जो है हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, कपास में अगर नमी है
तो नमी क्या करती है, कॉटन के क्वालिटी को खराब कर देती है। तो नमी जो है कितना रहना चाहिए और कैसे उसको मैनेज करना है, इसको जानना किसान बंधुओं के लिए और एफपीओस के लिए बहुत जरूरी है। अब देखो नमी जो रहती है एक तरीके से दो टाइप की रहती है। एक नमी ऐसी है कि आपका नेचुरली उसमें ज्यादा मॉइस्चर है, जैसे आप कॉटन जो है इस बार अक्टूबर तक बरसात होती रही, अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, और अक्टूबर के सेकेंड थर्ड वीक में जैसे ही दशहरा आया कपास मार्केट में आना चालू हो गया। उस समय क्या था, कपास काफी ओला था, कपास में मॉइस्चर 35% 50% के आसपास था। तो आपका कपास के जो रुई है उसमें मॉइस्चर 4 से 35% तक रह सकता है। अगर वही कपास आज की डेट में देखेंगे दिसंबर जनवरी में तो एकदम सूख गया, उसमें 6 to 8% मॉइस्चर रह गया। और इसी कपास को अगर हम लोग मार्च तक रखेंगे तो उसमें 4 to 5% मॉइस्चर रह जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाता है कपास। और हमारी जो सड़की है उसमें भी इस तरीके, जैसे रुई में नमी ज्यादा है, ओला है, इसी तरीके सड़की भी हमारी ओली रह जाती है, उसमें भी 4 to 50% मॉइस्चर रह जाता है। तो आपको ये जैसे ग्रेडर रहते हैं वो देखते हैं कि किस तरीके से नमी है, कितना नमी होना चाहिए। एकदम बहुत ही सिंपल चीज है कि अगर आपका फरवरी मार्च इवन अब जनवरी में भी जहाँ बरसात नहीं हुई है तो 5 से 8% के आसपास मॉइस्चर रहेगा। फरवरी मार्च में 5 से 6% हो जाएगा। और आपका एक बार दिसंबर में मॉइस्चर 7-8% रह सकता है। तो इस तरीके से महीने पे निर्भर करता है। पिछली बार हमने देखा था कि जो मार्च में हमने कपास की परचेजिंग किया और कई दिनों तक मैं मार्केट यार्ड में था, क्योंकि हम लोगों ने लगभग 600 क्विंटल कपास का परचेज किया था गवर्नमेंट के लिए। तो मार्च के समय मैं देखा उस समय भी कॉटन में मॉइस्चर 12 से 15% या इससे कहीं ज्यादा आ रहे थे। और हम लोग हमेशा से पढ़ाते रहे कि मार्च में मॉइस्चर 6% 7% से ज्यादा नहीं आना चाहिए, इवन उससे भी कम आना चाहिए। तो ये समझना था कि भाई मॉइस्चर ये आता कहाँ से है, हम लोग पढ़ाते हैं ये गलत है या किसान जो बताते हैं वो गलत है। किसान क्या करते थे, हमेशा हमको बताते थे कि नहीं साहब कपास ऐसे ही रहता है। ऐसा क्यों रहता है, कहना हम लोग ओला निकालते हैं उसको दबा के रख देते हैं, तो जब हम निकाल के ले आते हैं तब ओला ही रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप कपास को कितना भी ओला निकालोगे अगर उसको आप रखोगे तो उसमें नमी खत्म हो जाती है, नमी बचती नहीं है। तो कहाँ से ओला आता है, तो किसान बंधु क्या करते हैं, कपास को जब एक दिन बेचने के पहले जब उनको मार्केट में ले जाना रहेगा उसके पहले क्या करेंगे, उसके हीप में पानी डाल देंगे, लोडिंग करते समय गाड़ी में पानी डालेंगे, तो जिसके कारण क्या होता है कपास की नमी बढ़ जाती है। अगर आप कपास में इस तरह से पानी डालेंगे तो बिनौला में नमी ज्यादा हो जाती है और रुई में नमी की मात्रा कम हो जाती है। तो जब आदमी ग्रेडर देखता है तो रुई को ही देखता है, बिनौला को नहीं देख पाता है, तो उस समय वो कंफ्यूज हो जाता है। मैं देखा हूँ बिनौला में 20 से 25% नमी हो जाती है और लिंट में 12 से 15%। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि इससे जो परचेज करने वाला है उसको नुकसान होता है। एक तो उसको वेट कम हो जाएगा, दूसरा उसका क्या होता है भाव कम हो जाएगा। जैसे आप नमी मिला देंगे वैसे उसका कलर डाउन हो जाएगा मार्केट में। कलर डाउन होने के बाद में फिर उसका जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट रहेगा या नेशनल मार्केट रहेगा वो कम भाव में परचेज करेगा। तो इसलिए हमेशा हम लोग किसानों से निवेदन करते हैं कि आप पानी मत डालिए। क्या होता है अगर आपके कपास में नमी कम है तो उसका भाव ज्यादा मिलेगा। सीसीआई वगैरह निर्धारित किया था कि अगर 8% तक मॉइस्चर है तो आपको सामान्य भाव मिलेगा। 8% से जितना कम है, मान लीजिए 3% कम है तो उसी हिसाब से आपको 200 रुपए ज्यादा मिलेगा। अगर 3% ज्यादा है तो 4% तो आपको फिर 200 रुपए कम मिलेगा। तो इस तरीके का नमी से बहुत सारा नुकसान होता है, तो नमी को अवॉइड करना चाहिए। ऊपर से पानी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए और कपास को सूखा ही स्टोर करके रखना चाहिए। और नमी देखने के लिए मॉइस्चर मीटर्स वगैरह यूज करते हैं, उसको मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा किस तरीके से कर सकते हैं क्या है, एक आध वीडियो दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से मॉइस्चर मीटर्स आते हैं,
बेल उसके अंदर गाड़ी के अंदर भी उससे मॉइस्चर देख लेते हैं, रुई में भी देख लेते हैं, छोटे स्थान में भी देख सकते हैं, बड़े में देख सकते हैं, बेल में भी मॉइस्चर मीटर से मॉइस्चर का पता चल जाता है। और अगर नमी कपास में ज्यादा है तो उससे क्या क्या नुकसान होंगे उसमें देखिए, सबसे पहले आपका कपास जो मैंने बताया पीला पड़ जाएगा, उसका आपका व्हाइटनेस खराब होगा। जैसे देखिए मैं दिखा रहा हूँ इसमें बिना नमी वाला कपास, ये नमी न कपास पीला पड़ गया। और सरकी आपकी गर्म हो जाती, हीटेड हो जाती है, उसमें ऑयल का कंटेंट, तेल की मात्रा कम हो जाती है। और 12% से ज्यादा अगर नमी है तो बिनौला को सुखाया जाता है, और जब एक बार सुखाएंगे आप तो उससे 50 रुपए क्विंटल कुछ सुखाने के खर्चा फैक्ट्री वाले को पड़ता है। तो टोटल क्या होगा कि इसमें जिनिंग करते समय लिन की क्वालिटी भी खराब होती है, जिससे जिन की प्रोडक्टिविटी, मेंटेनेंस ये सब नुकसान होता है। और जिनिंग करते समय उसके जो सीड रहते हैं, सरकी रहती है, सरकी कट जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि लिंट में उसका हल्का सा ऑयल भी आ जाता है, जिसे देख रहे हैं हम लोग कि ये हमने गीला कपास की जिनिंग किया है, ये जो है सूखा कपास किया है। तो इस तरीके से काफी ज्यादा पानी डालने से जिन फैक्ट्री को और ऑयल मिल को नुकसान होता है। एक हमने अभी दो चीजें कवर किया, एक तो आपको दो तीन चीजें किया, एक तो आपको मार्केट को बताया किस तरीके से भाव देखना है, नमी के बारे में बताया किस तरीके से नुकसान करता है। इसके बाद हमने कपास के कलर का जिक्र किया, कलर कैसा होना चाहिए, उसका क्या प्रभाव है। उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि जिनिंग परसेंटेज। जिनिंग परसेंटेज होता क्या है कि कपास में दो चीज मिलता है, जैसे शुरू के पहले स्लाइड मैंने बताया कि कपास में एक तो आपको जैसे दिख रहा है रुई मिलेगी और दूसरा आपको सरकी मिलेगी। तो जैसे मार्केट में आज की डेट में रुई का भाव 220 रुपए किलो है और सरकी का भाव 35 से 40 रुपए किलो है। तो हर आदमी ये चाहेगा कि हमको हमारे पास रुई ज्यादा रहे, सरकी कम रहे। तो रुई जितनी ज्यादा रहेगी उतनी उसकी वैल्यूएशन ज्यादा रहती है। तो कपास में जितना परसेंट रुई रहती है उसको हम लोग जिनिंग परसेंटेज या उतारा, या अंग्रेजी में उसको जीओटी या जीपी इस तरह से बोलते हैं। अगर 1 क्विंटल कपास में 35 केजी रुई है तो हमारा जिनिंग परसेंट 35% हुआ। शेष जो है जो रहता है बिनौला में जाता है। अगर हम लोग ये पूछे हैं लोगों से कि भाई जिनर्स को बिजनेस करने से कितना प्रॉफिट होता है, तो कई सारे लोग उसमें 8% बताते हैं, 10% बताते हैं। लेकिन सामान्य रूप से देखा जाए एक जिनर का टारगेट एक कपास के परचेज करने से 2% प्रॉफिट रहता है। अगर मान लीजिए वो 1 क्विंटल कपास खरीदेगा आज की डेट में, अगर उसमें 10,000 रुपए का उसको कपास खरीदा तो उसका जो प्रॉफिट 2%, मतलब कि 200 रुपए का प्रॉफिट का वो टारगेट लेके चलता है। अगर उसी तरीके से अगर वो एक बेल बना लेगा तो एक बेल में 5 क्विंटल कपास लगेगा, तो 1 क्विंटल में 200 रुपए लगा, तो इसका मतलब कि एक बेल पे उसको 1,000 रुपए का प्रॉफिट है। अगर इस तरीके से वो 10,000 बेल बना लेता है तो उसको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मार्केट में होता है। ये जिनिंग व्यवसाय का एक तरीके से इकोनॉमिक्स इसी तरीके से चलता है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर 1% उसका किसी तरीके से उतारा बढ़ जाता है तो उसको 3% प्रॉफिट बढ़ता है उसका। टोटल उसका टारगेट 2% है, लेकिन 1% उतारा ज्यादा होने से 3% प्रॉफिट ओवर एंड अबव द 2% हो जाता है। 1% उतारा कम होने से उसका 3% लॉस हो जाता है, तो मतलब ओवरऑल उसका -1% लॉस हो जाएगा। तो इसलिए जिनिंग परसेंटेज का बहुत ज्यादा जो है कपास के बिजनेस में प्रभाव पड़ता है। और जैसे अगर जो है कि देखा जाए कि इंडियन जिनर को जो जिनिंग परसेंट मिलता है 33 to 34% ही मिलता है, और 2% लॉसेस पकड़ लेते हैं तो 66-67% बिनौला मिलता है। अगर किसी तरीके से हम लोग क्या करें कि इसको ज्यादा कर दिया जाए, जैसे उदाहरण के तौर पे
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और लगभग 21 अफ्रीकन कंट्री हैं, इसमें जिनिंग परसेंट जो है 38% से ज्यादा होता है, इससे कम नहीं होता। 38 अमेरिका, इवन ऑस्ट्रेलिया में कोई भी कपास जिसमें जिनिंग परसेंट 40% से कम है वो मार्केट में लॉन्च ही नहीं कर सकता है। लेकिन भारतीय कपास में आप जैसे बात करेंगे 34-33% ही रहता है। तो इसका कारण क्या है कि हम लोग 33-34% वाला कपास बना रहे हैं, जबकि अमेरिका वगैरह 38-40% का कपास उनके यहाँ है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो कपास की मार्केटिंग होती है वो टोटल वेट के बेसिस पे होती है। क्विंटल, कितना क्विंटल पैदा हुआ, एक एकड़ी में कितना क्विंटल पैदा हुआ, 10 क्विंटल हुआ, 12 क्विंटल हुआ, 15 क्विंटल हुआ, उस बेसिस पे ही किसान बंधुओं को पैसा मिलता है। तो किसान हमेशा सोचता है कि उसके पास वही सीड लगाएगा जिससे क्या होगा कि उसका उपज ज्यादा हो, प्रोडक्टिविटी ज्यादा आए। तो ब्रीडर्स जो है, जो सीड बनाने वाले सीड कंपनियां और ब्रीडर्स हैं, वो लोग क्या करते हैं, ऐसा कपास बनाते हैं जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा आए। तो प्रोडक्शन ज्यादा आने के लिए क्या करते हैं, ब्रीडर सीड का वेट बढ़ा देते हैं, सरकी का वेट बढ़ा देते हैं, रुई का वेट कम कर देते हैं। तो सरकी का वेट ज्यादा हो गया तो ओवरऑल उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, लेकिन रुई जो है उतनी नहीं बढ़ेगी। तो जिसके कारण जो है हमारी जो जिनिंग परसेंटेज है बहुत दिनों से 33-34% है। उसके लिए जिनर भी जिम्मेदार है। क्या करते हैं कि अगर आपके कपास में रुई की परसेंटेज ज्यादा है तो उसका ज्यादा पैसा नहीं देते, जबकि हम लोग बोलते हैं अगर कोई कपास ऐसा है जिसमें 38% रुई है, इसका मतलब आपको 3% ज्यादा रुई मिल रही है, तो 9% आपका प्रॉफिट बढ़ गया। तो 9% आपका प्रॉफिट बढ़ा, आपका 2% टारगेट है, तो आपको कुंटल पे 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए ज्यादा दो। 200 रुपए कुंटल हम बोलते थे जबकि 2000-6000 रुपए भाव था। अभी 10,000 रुपए भाव है, 300-400 रुपए कुंटल ज्यादा देना चाहिए। लेकिन जीनर्स बोलते हैं कि हम लोग बिल्कुल देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए किसानों को क्या करने की जरूरत है, अगर इस तरीके का कोई कपास है तो उसको अलग से उसकी बिचाई करना है, अलग से स्टोर करना है, और साथ ही साथ क्या करना है कि उसकी इसकी जानकारी भी रखना है कि भाई हमारे कपास में रुई की मात्रा ज्यादा है। तो हम अपनी मार्केटिंग करते समय ये बात को जिनर को और ग्रेडर को बताएं कि आप रुई देखो, रुई ज्यादा है जिससे आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। तो वो निश्चित रूप से किसानों को ज्यादा पैसा देने में खुश होंगे, क्योंकि उनको उस कपास से 1,000 रुपए ज्यादा मिल रहा है एक क्विंटल में, तो आपको 300 रुपए 400 रुपए देने में उसको क्या नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके से मेरे बताने का मतलब ये है कि आप लोग अपने कपास की क्वालिटी को समझिए, और क्वालिटी को समझने के बाद में उसको क्वालिटी वाइज ग्रेडिंग करिए और क्वालिटी वाइज मार्केटिंग भी करिए, तभी जा करके हमारे कॉटन की ओवरऑल जो इकोनॉमी होगी वो अच्छी होगी। और जिनिंग परसेंटेज को किस तरह से निर्धारण किया जाता है, उसके लिए हमारे यहाँ जो है एक छोटी मशीन, जो इसको लैब मॉडल मशीन बोलते हैं, उस लैब मॉडल मशीन से क्या करते हैं कि 1 किलो कपास को हम लोग जिनिंग कर लेते हैं, रुई जितनी आती है रुई का वजन कर लेते हैं। रुई मान लीजिए 1 किलो में 350 ग्राम रुई आई तो हमारा 35% जो है जिनिंग परसेंटेज माना जाता है। अब नेक्स्ट जो है कपास में है कि कपास का जो अलग दूसरी चीज है कपास में मिलावट। तो कपास की मिलावट से क्या क्या चीजें प्रॉब्लम आती है, हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जो रहता है कि कपास में नॉर्मली हमारे यहाँ जो इंडियन फार्मर हैं या जो हम लोग हैं किसान हैं, वो क्या करते हैं कि 1 एकड़ में लगभग 4 तरीके का 5 तरीके कपास डाल देंगे, या 5-6 एकड़ है तो उनके पास जितने भी टाइप का अलग अलग टाइप के कपास रहते हैं कंपनियों को उसको लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है उनको कि अलग अलग कपास का अलग अलग क्वालिटी रहती है, बाद में सब मिक्स कर देते हैं। एक तो ये चीज हो गया। दूसरा चीज ऐसा होता है कि जो किसान हमारा रहता है वो कई सारे उसमें रहता है,
कि फर्स्ट पिकिंग हुआ, सेकंड पिकिंग हुआ, थर्ड हुआ, फोर्थ हुआ, ये सारे चीजें क्या करता है कि कभी एक साथ मिक्स कर देता है। तो मिक्स करने में क्या होता है कि हमारा जो कपास है जो लगभग 60 to 70% हमारा अच्छा क्वालिटी का है, और बाकी जो हमारा 20% 30% है थोड़ा मध्यम क्वालिटी का या लो क्वालिटी का। तो अगर हम क्या करेंगे 70% अच्छा और 30% खराब इसको मिक्स कर देंगे तो हमको 70% अच्छा का भाव नहीं मिलेगा और आपको फिर एवरेज भाव मिल जाएगा। जिसे मैं हमेशा एक बताता हूँ कि भाई घोड़े और गधे को मिक्स कर दिया गया तो आपको घोड़ा का भी रेट नहीं मिलेगा, गधे का नहीं मिलेगा, फिर खच्चर हो जाएगा, खच्चर का भाव मिलेगा। इसलिए हमेशा कोशिश ये करना है कि अच्छे कपास को अच्छे भाव से बेचिए, खराब कपास को कम भाव में बेचिए, जिससे कि हमारे इंडिया की क्वालिटी अच्छी रहे ओवरऑल। आप मिक्स करेंगे तो पूरे इंडिया का कपास खराब हो जाएगा। तो जो हमारे इंडिया का कपास है वो ये समझ लीजिए कि हमारा 15% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उसके ऊपर है, 4% इंडिया की जीडीपी कपास के मार्केट के ऊपर निर्भर करती है। तो किसान जो है एक बहुत बड़ी कड़ी है हमारे यहाँ के जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो कोशिश यही करना है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़े, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी हमारी इम्प्रूव होगी। अगर हमें देखें कि भाई कपास का अगर मार्केटिंग करना है तो ओवरऑल ग्रेड क्या क्या होना चाहिए, इस बात में हम लोग देखते हैं कि देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोग भाव सुन रहे हैं कि 9,000 रुपए कुंटल, 10,000 साढ़े 10,000 कुंटल, उसका स्टेपल लेंथ आपका 30 mm होना चाहिए। 30 mm से कम स्टेपल लेंथ है तब फिर उसका भाव कम हो जाएगा। उसमें नमी ज्यादा से ज्यादा 8% होना चाहिए। उसका जो माइक्रोनायर है या जो उसमें एक तरीके सॉफ्टनेस है वो 4 के आसपास होना चाहिए। कपास का जो स्टेपल है वो स्टेपल के साथ साथ में स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होना चाहिए। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि कपास में जो कांटामिनेशन है, कांटामिनेशन को हम लोगों को अवॉइड करना है। अगर कांटामिनेशन अवॉइड कर सकते हैं हम लोग तो 200-250 रुपए कुंटल उसको ज्यादा मिलेगा। कांटामिनेशन से मेरा मतलब ये है कि उसमें कपास में आपको जो प्लास्टिक के कचरे, पाउच, ये सब चीजों को उससे कपास को हमको बचाना है, जिससे कि कपास का क्वालिटी खराब नहीं हो। तो ओवरऑल इस तरीके से कपास का मैनेजमेंट करेंगे, मार्केटिंग करेंगे तो हम लोगों को क्या होगा कि कपास का भाव अच्छा मिलेगा। तभी थोड़ा हम लोग यूटिलाइजेशन ऑफ कॉटन स्टॉक या बायोमास, कपास की पराठी किस तरह से उपयोग करना चाहिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। देखिए कपास की पराठी अगर हम देखेंगे उसका गुण धर्म विश्लेषण करेंगे तो उसमें हॉलो सेलुलोज होता है, लिग्निन होता है, ऐश होता है और कैलोरीफिक वैल्यू होती है। तो इसमें ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए हमें बताने की कोशिश करेंगे कि कपास का जो पराठी है हमारे कम से कम महाराष्ट्र, हिंदुस्तान में तो है ही है, उस तरीके से महाराष्ट्र में जब सबसे ज्यादा खेती होती है भारत में, तो महाराष्ट्र में इसकी उपयोगिता सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी है और इसको वैल्यू एडिशन करके काफी ज्यादा जो है पैसा बनाया जा सकता है। इससे क्या क्या चीजें कर सकते हो हम चर्चा करेंगे जो अभी आज की डेट में हो रहा है। तो उसमें अगर मैं देखूं कितना जो है कपास हमारे यहाँ अवेलेबल है तो महाराष्ट्र में देखिए तो टोटल लगभग 1 करोड़ एकड़ की में कपास की खेती होती है। 40 लाख हेक्टेयर के आसपास है। इसको अगर कन्वर्ट किया एकड़ में तो लगभग 1 करोड़ एकड़ के पास होता है। 1 एकड़ में ऑलमोस्ट 1 टन आपका बायोमास अवेलेबल है। कम से कम जो मैं बता रहा हूँ सूखे मात्रा में लगभग अगर हम लोग 8 से 10% मॉइस्चर पे देखेंगे तो 1 टन कम से कम आपको 1 एकड़ खेती में मिल जाता है। तो अगर इसको किसानों का इसमें 1,000 रुपए 1 एकड़ में लगता है कि क्लियर कराने में, इसको उखाड़ने में और उखाड़ करके इसको साइड लगाने या जलाने में 1,000 रुपए किसान का खुद का लग जाता है। अगर वही रुपया किसान को मिल जाए, वो कोई उखाड़ के ले जाए, किसान को नहीं करना पड़े, 1,000 रुपए उनको बचता है। अगर उनको कुछ देता है तो उससे ओवर एंड एबव उससे ज्यादा मिल सकता है। तो अगर हम लोग विश्लेषण करें कि विदर्भ में ही आपको लगभग 40 लाख एकड़ में खेती हो रही है, मराठवाड़ा में भी आपको 40 लाख एकड़ में है
तो टोटल 400 करोड़ रुपए का वैल्यू है विदर्भ में कपास की पराठी का। मराठवाड़ा में भी 400 करोड़ है। पूरे महाराष्ट्र में आपको लगभग 1000 करोड़ रुपए की पराठी के वैल्यूएशन आज की डेट में है। या किसान जो कर रहा है 1000 करोड़ रुपए लगा करके कपास की पराठी को उखाड़ता है। अगर इसको हम लोग गाँव के ऊपर विश्लेषण करें कि बहुत सारे हमारे विदर्भ में ही ऐसे गांव हैं जहां पे 1000 एकड़ में कपास की खेती की जाती है, तो उसमें 1000 टन आपका कपास की पराठी अवेलेबल है। अगर उसको देखा जाए तो 10 लाख रुपए हर गांव में किसान उसको क्लियर करने में लगा रहा है। अगर इसी क्लियर करने को किसी तरीके से वैल्यू एडिशन हो, कोई उखाड़ के ले जाए या किसान के यहाँ कुछ उद्योग धंधे लगाए जाए, तो उससे ये पैसा तो बचेगा, इसके साथ साथ ओवर एंड अबव इनकम भी होगी। तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं उसमें एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं आपको शायद उस स्लाइड में आगे आएगा भी, लेकिन आपको जागरूक करने के लिए बताना चाहेंगे कि भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अभी मिशन लॉन्च किया है, नेशनल मिशन ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास। तो उस मिशन के अंतर्गत क्या करना है कि जितने भी भारत के अंदर पावर प्लांट हैं उनमें अक्टूबर 2022 से 5% बायोमास से बने हुए उत्पाद जलाना कंपलसरी हो जाएगा। इसके बाद अगले 2 साल में लगभग 2024 तक उसको 7% किया जाएगा। तो अगर 5% भी कोल को हमारा बायोमास रिप्लेस करता है तो ह्यूज रिक्वायरमेंट आ जाएगी, जिससे जो किसान लोग मार्केट यार्ड में भी कपास लेके जाते हैं अब पराठी लेके जाना शुरू करेंगे। ऐसा एक समय आने वाला है। तो अभी की डेट में भी बहुत सारे उससे उद्योग धंधे चालू हुए हैं। अभी यहाँ पे जो एनटीपीसी मौदा है या महाजेनको है, उनके यहाँ कई सारे लोग ऐसा ऑर्डर लाए हैं कि 1 महीने में 5000 टन का जो है उनकी डिमांड है। मतलब डेली उनको कम से कम 200 टन मटेरियल उनको पैलेट के फॉर्म में आज की डेट में मौदा को कई सारे लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो आप इससे अनुमान लगा लीजिए कितनी ज्यादा अभी केवल मौदा में यूज हो रहा है। आगे चल के अगर सारे पावर प्लांट यूज करना शुरू करेंगे तो समझ लीजिए गांव में कूड़ा कचरा कहीं बचने वाला नहीं है। सब पूरा का पूरा कूड़ा कचरा क्या होगा कि आपको जलाने के काम में आ जाएगा। जो हम लोग अभी पानी गर्म करते हैं फिर उससे बिजली बनना चालू होगी। तो इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि कपास की पराठी से बहुत अच्छा ब्रिकेट बनाया जा सकता है। ब्रिकेट एक तरीके का जैसे हाथी का सूंड रहता है उस टाइप का 90 mm का रहता है, गोला टाइप का रहता है। इसकी डेंसिटी लगभग हल्का सा वुड से ज्यादा रहता है। दूसरा एक पैलेट बना सकते हैं जो खड़ू के आकार का होता है, 6 से 10 mm उसका डायमीटर होता है। इसकी बल्ब डेंसिटी जो है 600 kg के आसपास होती है। इससे पार्टिकल बोर्ड भी बनाए जाते हैं और मशरूम भी कुछ लोग इसमें उत्पादन करते हैं, कंपोस्ट भी करते हैं। लेकिन 2 चीजों की डिमांड इस समय सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पे अभी पैलेट चल रहा है, नंबर 2 पे आपका ब्रिकेट चल रहा है। तो ब्रिकेट जो रहता है उसको बनाने के लिए जो पावर प्लांट आता है उसमें एक ही मशीन रहती है, ब्रिकेटिंग मशीन जिसको बोलते हैं। उसमें उसका जो कैपेसिटी रहती है एक दिन में लगभग 20 से 25 टन उसमें मटेरियल बन जाता है। मतलब 1 घंटे में 1 से 1.5 टन आपका फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है। एक ब्रिकेट जो बनता है उसका 90 mm डायमीटर रहता है, लगभग 1 फीट लंबा होता है। इसका उपयोग जो क्या करते हैं बॉयलर में, जहाँ पे भी बॉयलर है वो कोल की तरह उसको जलाने के काम में लाया जाता है। भट्टे में भी होता है। इसके बाद जैसे हल्दीराम में उनके जितना भी स्नैक्स वगैरह बनते हैं, मिठाइयाँ बनते हैं, इससे बनती हैं। और कई जगह जो है जहाँ पे जैसे पिक्स ट्रांसमिशन है बेल्ट बनाने के लिए, जहाँ भी हीट की जरूरत है। आजकल तो पोहे वगैरह जो बन रहे हैं वो सब गैस न यूज करके इस तरीके से ब्रिकेट और पैलेट के माध्यम से किया जा रहा है। तो जो पावर प्लांट लगते हैं वो 3 से 4 महीने कपास की पराठी भी चलाते हैं।
इसके बाद सोयाबीन की कुटार पे चलाते हैं, साडस जो लकड़ी के चूरा इस पे चलाते हैं, और जो हमारा वुड चिप्स रहता है, जो लकड़ियाँ खराब लकड़ियाँ रहती हैं उसको होता है, और एक जो शुगर कैन है बगास रहता है इसके ऊपर चलाया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे हैं। ग्राउंड नट्स मूंगफली के जो छिलके रहते हैं वो भी काफी अच्छा मटेरियल माना जाता है। इन सबको मिला करके हम लोग ब्रिकेट या पेलेट का उत्पादन करते हैं। इसको जलाने से फायदा क्या है? एक तो हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलती है। इसके साथ साथ में क्या होता है कि ये कोयले से लगभग 80% सस्ता पड़ता है, और इससे किसानों की इनकम भी लगभग 2000 से 2500 रुपए हेक्टेयर में बढ़ जाती है। तो इसका किस तरीके से मशीन लगती है? जैसे हम लोग मटर कपास की पराठी है, इसको हम लोग एक तरीके से श्रेडिंग करके जो कड़वा कटर है उससे कट करके प्लांट में भेजते हैं। इसके बाद इसको मैनुअल या ट्रैक्टर से हम लोग इसमें मशीन में डाल देते हैं, और स्क्रू कन्वेयर से ऊपर आ जाता है मशीन के अंदर, और ब्रिकेट बन करके डायरेक्ट ब्रिकेट बन के आपको इस तरीके, जैसे फैक्ट्री का ही फोटो है, ब्रिकेट बनते हुए आपका इस तरीके से निकल जाता है। इसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी लगेगी लगभग 90 हॉर्स पावर का आपको टोटल इलेक्ट्रिक लोड कनेक्शन लेना पड़ता है, और एक शिफ्ट चलाने के लिए लगभग 6 मैन पावर की जरूरत पड़ती है। अगर इसका हम कॉस्ट देखें तो कितना जो है कॉस्ट लगेगा और क्या क्या जो है कितना इसमें बेनिफिट होगा। अगर बायोमास देखें तो आज की डेट में बायोमास का खर्चा लगभग 2 से 2500 रुपए टन, या 3000, 2 से 2500 रुपए टन कपास की पराठी वगैरह या सोयाबीन की कुटार में पड़ता है। और ब्रिकेट बनाने का खर्चा जो मैंने 2018 के कॉस्ट पे पकड़ा था 650 रुपए था, आज की डेट में लगभग 1000 रुपए टन ब्रिकेट बनाने का खर्चा आ रहा है। और टोटल कॉस्ट जो है लगभग, मैंने 2800 पकड़ा है लेकिन 2018 कॉस्ट है, आज की डेट में 3500 रुपए टन आपको टोटल ब्रिकेट का खर्चा आता है, और ये मार्केट में लगभग 4000 रुपए टन बिकता है। इसको देखा जाए कितना कौन सा कितना मशीन लगेगा, कितना हार्स पावर लगेगा, तो टोटल आपको प्लांट और मशीन में खर्चा 25 लाख रुपए है, और आपका जो शेड वगैरह बनाना है 15 लाख खर्चा है, और आपको फिर 5 लाख खर्चा अदर जो चीपर वगैरह लेने में लगेगा और छोटे मोटे टूल लेने में लगेगा। तो टोटल आपको 45 टू 50 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट ब्रिकेटिंग प्लांट डालने में है। अगर आपको इससे 400 रुपए टन भी फायदा हो रहा है तो आपका 2 साल में इसमें पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ सकता है। नेक्स्ट है कि हम लोग ब्रिकेट का उपयोग एक सावधानी में भी कर रहे हैं, शव जलाने में भी कर रहे हैं। कई जगह जैसे नागपुर में चल रहा है, दिल्ली में भी सप्लाई हुआ है, और इसके बाद चंद्रपुर में भी लगा हुआ है। ये हमारा जो इक्विपमेंट है कोरोना में सेकेंड वेव में बहुत काम में आया था। उस समय क्या बहुत सारी एक साथ मृत्यु हुई थी, इतना सारी लकड़ियां नहीं मिल रही थी, तो ब्रिकेट का उपयोग करके बॉडी को क्रिमेट करने के काम में आया था। उससे खर्चा भी कम आता है। नॉर्मल अगर हम देखेंगे कि जो लकड़ी से लगभग 5500 रुपए दहन का खर्चा आता है, ब्रिकेट से 2500 रुपए में ही दहन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको पैलेटिंग, आजकल पैलेटिंग की बहुत डिमांड है सारे, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट हैं वो ब्रिकेट का उपयोग नहीं करेंगे, पेलेट का उपयोग करेंगे। तो उसके उनका बेनिफिट है। तो पेलेट क्या होता है कि एक तरह जिसे मैंने बताया कि खड़ू के आकार का होता है, और वो लगभग जो है आपका 1 इंच उसका लंबाई रहती है, और 6 mm से 8 mm जो है उसका डायमीटर रहता है। उसको किस लिए यूज किया जाता है कि इसको हैंडलिंग इसकी बहुत आसान है, बहुत आसानी से एक जगह दूसरी जगह जा सकता है। इसको जलाना भी ब्रिकेट की अपेक्षा आसान रहता है। इसका शेप वगैरह एकदम सही रहता है, इसलिए क्या करते हैं कि इंडस्ट्री पेलेट को ज्यादा वरीयता देते हैं। तो पेलेट एकदम लगभग लकड़ी के समान ही रहता है। इसको बनाने के लिए फ्लैट डाई और रिंग डाई 2 टाइप के, इतना टेक्निकल में नहीं जाएंगे हम लोग। ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंडिया में अभी इसकी शुरुआत कर रही है 2022 से, ये शुरुआत जो है फॉरेन में बहुत पहले इसका हो चुका है। आप देखेंगे तो पूरे विश्व में लगभग 50 लाख टन या
50 मिलियन टन, मतलब कि आपको 5 लाख करोड़ टन इतना पेलेट का उत्पादन हो रहा है। और पेलेट का उत्पादन ऐसा नहीं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, सारे डेवलप्ड कंट्री ही पेलेट का उत्पादन कर रही है। इसमें यूरोपियन यूनियन के जो 28 देश हैं वो 30% उत्पादन कर रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका जिसमें यूएसए है वो 20% उत्पादन कर रहा है। साउथ अमेरिका जिसमें ब्राजील वगैरह है 1% कर रहे हैं। चाइना 36% कर रहा है, जबकि टोटल एशिया लगभग 7% कर रही है। 2018 की पिक्चर है। अभी आप देखेंगे तो एशिया में उत्पादन 7% बढ़ के 11% आया है। यूरोप में भी जबकि काफी बढ़ गया, पहले 28% था, अभी 44% आया है। और नॉर्थ अमेरिका में भी 30% आया। मतलब पूरे विश्व में पेलेट का प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों बढ़ता जा रहा है। तो इंडिया मैं मानता हूँ कि लगभग 10 साल पीछे है। इसको यही चीजें 2012 में हो जाना चाहिए, तो जिससे आज की डेट में ये पराठी जलाने का या जो कुटार का इतने ज्यादा समस्या नहीं होती। तो पेलेट का उपयोग किन चीजों में किया जा रहा है? इसका उपयोग मुख्य रूप से इंडस्ट्री में 48% आ रहा है, और हीटिंग में जो पावर जनरेशन 48% है, 52% हीटिंग में जा रहा है, जैसे खाना बनाने के, बॉयलर चलाने के, इन सब चीजों में आपका 52% जा रहा है। तो अभी जो हमारे यहाँ पेलेट के सबसे बड़े बायर है वो पावर प्लांट होने वाले हैं। तो पावर प्लांट किस टाइप का पेलेट लेंगे, उनका उन्होंने स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। तो स्पेसिफिकेशन में पूरा आपको पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि टेक्निकल हो जाएगा। जिसको जरूरत है वो हमसे फिर से कांटेक्ट करके ले सकता है। तो इसमें मुख्य चीज यही है कि आप देखिए, जो ऐश कंटेंट है, ऐश कंटेंट तो 20% तक लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी बायोमास है, कोई भी दुनिया का ऐसा बायोमास नहीं है जिसमें कि 20% से ज्यादा आपका ऐश कंटेंट या राख होती हो। तो इसलिए कोई भी बायोमास है वो पेलेट में चलता है, और उसका पेलेट बना करके आप उसकी मार्केटिंग की जा सकती है। तो पेलेट क्या क्या चीज का बनता है, जैसे हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी तैयार किया था, उसमें देखेंगे कि जो कपास की पराठी है उसका डेंसिटी, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू, उसका ऐश कंटेंट काफी अच्छा आता है। एकदम समझ लीजिए कि कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जिससे वो पीछे हो। इसलिए कपास की पराठी का बहुत अच्छे तरीके से पेलेट बनाया जा सकता है। और कपास की पराठी में कई लोग पूछते हैं कि क्या हम बाइंडर मिलाएंगे, तो उसमें 3 बाइंडर आज की डेट में चल रहे हैं। एक साल सीड पाउडर चल रहा है, 2 से 5% तक मिलाया जाता है। एक चारोली पाउडर चल रहा है जो 5% मिलाया जा सकता है। और कैसू सेल पाउडर, जो हमारे कैसू है, कैसू का जो पाउडर है वो भी 5% के आसपास मिलाया जाता है। तो साल सीड पाउडर आज की डेट में लगभग 10 रुपए किलो मार्केट में मिल रहा है। तो इनको सबको मिला के बनाने में होता क्या है कि हमारा जो पेलेट है उसका उसकी जो है शाइनिंग बढ़ जाती है, चमक आ जाती है उसके अंदर, और उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, जिसके कारण इसका मार्केट में डिमांड काफी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है कि इसमें क्या क्या मशीनरी लगेगी पेलेट बनाने के लिए। आपको पेलेट बनाने के लिए एक छोटे साइज का पेलेटिंग प्लांट आता है, एक बड़े साइज का पेलेटिंग प्लांट आता है। तो आज की डेट में मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप छोटे साइज के पेलेट प्लांट में जाइए। उसका कारण क्या है कि बहुत सारे पेलेट प्लांट बड़े बड़े कैपेसिटी के मार्केट में लग गए, जिसमें 1 घंटे में 2 टन, 4 टन, 5 टन इस तरीके से लोग बना रहे हैं। तो अगर छोटा पेलेटिंग प्लांट जिसमें 100 किलो 150 किलो बनता है, अगर उसका कोई बना करके मार्केट में सेल करना चाहेगा तो उसको वो भाव नहीं मिलेगा जिससे वो मार्केट में सरवाइव कर सके। तो इसलिए छोटा प्लांट नहीं लगाना है, बड़े साइज के प्लांट में जाना है। बड़े साइज के प्लांट में क्या क्या मशीनरी लगेंगी उसमें देखते हैं हम लोग। पहले कोई भी प्लांट डालता है तो उसको बायोमास का कलेक्शन खुद कराना है। बायोमास ऐसा नहीं है कि आपको, जैसे कपास है, कपास आप मार्केट यार्ड में गए खरीद के लेके आ गए, या किसान आपके यहाँ लेके आ रहे हैं, इस तरीके की स्थिति नहीं है। तो आपको जो भी पराठी है या कुटार है या जो जो भी चीज है, ये आपको खुद कलेक्ट करके मार्केट अपने फैक्ट्री में लाना है। तो कलेक्शन करने के लिए आपको टीम बनाना है, कड़वा कटर वगैरह देना है। उससे लगभग जो है 2 इंच साइज का आपका कट करके आप उसको कुटार में कट करके फिर फैक्ट्री में लाएंगे।
फैक्ट्री में लाने के बाद में फिर उसको अगर मान लीजिए कि साडस्ट वगैरह यूज करते हैं तो उसको आपको सुखाना पड़ेगा। इसके बाद आप फिर उसको हैमर मिल से उसको कट करेंगे, फिर से और फाइन करेंगे, 3 mm साइज में लाएंगे। फिर मिक्सर में आप मिक्स करेंगे, फिर पैलेटिंग मिल में आप पैलेटिंग करेंगे, फिर उसको हल्का से ठंडा करके बैग बोरी में भर के आप मार्केट में भेज देंगे। ये उसका टोटल फ्लो चार्ट है। और कोई भी आदमी जो कमर्शियल साइज का प्लांट डालना चाहता है उसकी कैपेसिटी 2 से 5 टन पर आवर होगी। उसका बजट रिक्वायरमेंट जो होगा लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लगने वाला है। लैंड जो है उसको 3 से 4 एकड़ लगेगी। बिल्डिंग 10,000 स्क्वायर फीट की बनाना पड़ेगा जिससे आप बायोमास पर्याप्त रख सके और बनाने के बाद फिनिश प्रोडक्ट भी रख सके। इसमें आपको बनाने का खर्चा 2200 से 2300 रुपए टन आएगा। और इसका जो मार्केट में आज के डेट में खरीदने वाले हैं 6.5 रुपए से लेके 8 रुपए तक किलो, मतलब कि 6,500 से 8,000 रुपए टन मार्केट में बिक रहा है ये। इसमें एक चीज इम्पोर्टेंट है कि फ्लैट डाई वाला सिस्टम नहीं जाना है, रिंग डाई वाले प्लांट में जाना है जिससे आपकी प्रोडक्शन बराबर मिले। अगर मशीनों की मैं चर्चा करूंगी कौन कौन सी मशीनें इसमें लगती हैं, तो जैसे मैंने फ्लो चार्ट में सारा दिखाया है, बस एक पिक्चर दिखा देता हूँ आपको। ये ड्रम चिपर है, ये आपको क्या करता है, कड़वा कटर का तरह काम करता है। इसमें लकड़ी पराठी कोई भी चीज डालेंगे ये आपको बारीक कट कर देगा। इसके बाद फिर आपको ड्रायर लगेगा। ड्रायर अगर आपका मॉइस्चर ज्यादा है तो आपको पेलेट बनाते समय 12 से 14% मॉइस्चर रखना है, तो इसके लिए आपको उसमें सुखाना पड़ेगा अगर गीला माल है। हैमर मिल से आप उसको क्या करेंगे, उसको फिर से कट करके और चूरा बनाएंगे। चूरा बनाने में आपको जो साइज रहेगा फिर से कम हो जाएगा। इसके बाद उसमें एक मैग्नेटिक सेपरेटर लगा देते हैं कि अगर कोई इसमें मेटल पार्टिकल है, कोई जैसे नट बोल्ट खिला उला कुछ चीजें हैं तो उससे निकल जाए जिससे मशीन में नुकसान ना हो उससे। और एक पेलेट फिर उसको आप पेलेट मिल में डाल देंगे। पेलेट मिल में आपको पूरी तरीके से पेलेट बन के तैयार हो जाएगा। तो पेलेट जब बन के निकलता है तो गर्म रहता है जिससे उसका स्ट्रेंथ कम रहती है, तो उसको हल्का से ठंडा करेंगे तो कूलर एक यूज होता है जो ठंडा कर देता है। और ठंडा करने के बाद में फिर आप उसको बोरी में भर के आगे ले जा सकते हैं। तो ये टोटल हमने पेलेट का आपको बताया। पेलेट का आजकल पावर प्लांट में उपयोग हो ही रहा है। एक जगह और उपयोग हो रहा है कि खाना बनाने में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वहां पे गैस की जगह पे पेलेट स्टोव का उपयोग हो रहा है। तो पेलेट स्टोव को उपयोग करने से फायदा क्या होता है कि उससे लागत जो होती है 75% कम हो जाती है। अगर किसी के 1,000 रुपए लग रहा है तो 250 रुपए 250 रुपीज पर डे में ही उसका काम हो जाता है। और इसमें कोई धुआं भी नहीं निकलता है। एक दिन में आपको पेलेट बना लगभग 6 किलो पेलेट, अगर 10 रुपए भी किलो मिलता है तो 60 रुपए घंटे के हिसाब से आपका ये पेलेट स्टोव चल जाता है। तो सबसे सस्ता है, जबकि आपको अगर वही गैस में जाएंगे तो लगभग 600 रुपए घंटा आपको लगेगा। तो आपको किस तरीके से करना है, अगर किसी को कपास की पराठी को मार्केट करना है तो उसको लगभग 3 से 4 मैन पावर में उसको उखड़वाना पड़ता है। फिर उसको कलेक्शन 1 हफ्ते आपको सनलाइट में छोड़ देना है। फिर 2 मैन पावर लगा करके उसको खेत के बाजू में कलेक्ट कराना है। फिर कड़वा कटर से आपको उसकी चिपिंग कराना है और उसको 50 किलोमीटर के डिस्टेंस के अंतर पे, लगभग 25 से 30 किलोमीटर सबसे अच्छा रहता है, उस तरीके से आपको वहां पे भेजना है। इसका टोटल जो खर्चा आता है लगभग 2,000 रुपए टन आता है फैक्ट्री गेट में। अगर उसको 2,500 रुपए टन ले रहा है तो आपको 500 रुपए टन प्रॉफिट होता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये जो सिस्टम है इसको 2018 में महाराष्ट्र के ये कलमेश्वर तहसील में 5 गांव में करके देखा था। तो उससे 5 गांव में हम लोगों ने 5,000 जो है जो एक किसान को 5,000 रुपए पर मिला। उसे गांव की लगभग 10 लाख रुपए इनकम बढ़ी। टोटल 5 गांव में लगभग 50 लाख रुपए इनकम हम लोगों ने जनरेट करके दिया था। तो किसानों को 1,000 रुपए एकड़ ज्यादा मिला। ऐसे किसानों को गडकरी साहब ने जो है पुरस्कृत भी किया था हमारे यहाँ आके। कॉटन स्टॉक का उपयोग पराठी उसमें सॉरी
कपास की पराठी का उपयोग पार्टिकल बोर्ड बनाने में भी किया जा सकता है। बोर्ड बनाने के लिए अगर कोई कुछ उसका मशीनरी देखना चाहता है तो हमारे यहाँ मशीनरी पूरी लगी हुई है, उससे बोर्ड हम लोग बनाते हैं। ये बोर्ड का उपयोग फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है, टेबल टॉप वगैरह, रूम के पैनलिंग करना। हमारा जो ट्रेनिंग हॉल है, आप जो फोटो देख रहे हैं, पूरी तरीके से इसके कपास की पराठी से तैयार किए हुए पार्टिकल बोर्ड से लैमिनेट किया गया है। हमारे आईसीआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर के जितने भी दिल्ली की ऑफिसेस हैं, सारी कपास की पराठी से वॉल पैनलिंग किए हुए बने हुए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं उसे आता है। और कपास की पराठी के बाद में जो इसके पार्टिकल बोर्ड बनने के बाद में कपास की पराठी का उपयोग करके पावर प्लांट में डायरेक्ट बायोमास जलाया जा सकता है। जो पावर प्लांट है आज की डेट में लगभग 2800 से 3000 रुपए टन के हिसाब से कपास की पराठी खरीदते हैं। विदर्भा में लगभग 10 पावर प्लांट ऐसे हैं जो कि बायो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड हैं, इसलिए काफी स्कोप है। अगर ये लोग भी कपास की पराठी जलाना शुरू करते हैं तब भी काफी ज्यादा स्कोप है। इससे लगभग 1000 मेगावाट कैपेसिटी का पावर जनरेट किया जा सकता है, इतनी कैपेसिटी है। इससे कंपोस्ट भी बनाया जा सकता है, मशरूम भी अच्छी क्वालिटी का बनाया जा सकता है। एक जो है चांदूर रेलवे के पास में एक किसान बंधु हैं, संभाजी करके हैं, संभाजी, वो कपास की पराठी का उपयोग करके मशरूम का उत्पादन करते हैं। उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, मैंने देखा 25,000 रुपए में पूरा उन्होंने सेटअप तैयार किया है, केवल बांस की बल्ली उल्ली लगा करके इस तरीके से तैयार किया है। बरसात में क्या करते हैं, कपास की पराठी को उसमें भर के रख देते हैं, और रखने के बाद में फिर क्या होता है, उसका जो मशरूम के सीडलिंग वगैरह रहते हैं उसमें डाल देते हैं, तो मशरूम आ जाता है। तो मशरूम जो है वो लोग मार्केट में बेचते हैं, उसको ड्राई करके बेचते हैं, फ्रेश भी बेचते हैं। उसको उनको लगभग 1 महीने में 7,500 रुपए का इस तरह से करने का इनकम होता है। ये केवल 8 महीने कर सकते हैं, क्योंकि 8 महीने जब गर्मी आ जाती है फरवरी के बाद में, तो मशरूम ऐसे नहीं होता है, उसके लिए मॉइस्चर काफी लगता है। तो 8 महीने में लगभग 60,000 रुपए वो हर साल इससे कमाई कर रहे हैं। संभाजी का हमारे पास, बोरकर जी का हमारे पास नंबर भी है, कोई आदमी संपर्क करना चाहता है तो उनसे संपर्क भी कर सकता है। काफी अच्छा धंधा है, बिना कुछ किए दिए उसमें हो जाता है। तो ये टोटल मैंने कपास की पराठी का वैल्यू एडिशन बताया।